अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, हम लोग थायराइड कार्सिनोमा कर रहे थे और ये उसका लास्ट टॉपिक है जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, थायराइड कार्सिनोमा। और इसमें से भी आखिरी बातें बस रह गई थी। मॉर्फोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स में आपको बता दीजिए, जो मैंने पेपिलरी और फॉलिकुलर की आपको बता रही है। एनाप्लास्टिक और मेडलरी कार्सिनोमा बस रहते थे, थोड़ी थोड़ी सी इनकी बातें भी सुनने। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा तो नाम से पता चल रहा है कि इट इज कार्सिनोमा जो बहुत ज्यादा एनाप्लेजिया के साथ होता है। मतलब इसमें इतने ज्यादा सेल्स में प्लियोमॉर्फिज्म, साइज शेप की चेंजेस और न्यूक्लियर क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस की प्रोमिनेंसी और मतलब जितने कैंसर सेल के फीचर्स होते हैं जो अपना बिल्कुल ही शक्ल और सूरत लूज कर चुका होता है, ये एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा के वैसे हालात होते हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स भी इनको कहते हैं और इनका मोर्टेलिटी रेट जो है वो 100% है। मतलब कोई भी ऐसा बंदा जिसको एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ऑफ थायराइड होता है वो नहीं बचता। अभी तक यही जो डाटा है वो कहता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और बहुत ही पोरली डिफरेंशिएटेड, मतलब अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स इनको इसी वजह से कहा जाता है। जब इनको देखा जाता है, मतलब अगर इनकी आप ग्रॉस पिक्चर देखेंगे तो ये बहुत बल्की मैसेज होती हैं, यानी बहुत बड़े ट्यूमर्स होते हैं और ये रैपिडली ग्रोइंग होते हैं। मतलब छोटा आपको अगर मिला भी है तो ये इतनी तेजी से बढ़ता है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो रैपिडली ग्रोइंग बल्की मैसेज आपको ग्रॉस सेक्शन में मिलती हैं। और माइक्रोस्कोपिकली आप देखेंगे जब इनको, तो इनमें मैंने आपको जिस तरह बताया कि हाईली एनाप्लास्टिक सेल्स हैं, बहुत ज्यादा प्लियोमॉर्फिज्म है, स्पिंडल शेप्ड हो सकते हैं कोई। मतलब अब देखिए यहाँ पर पूरे हमने अभी जितने कार्सिनोमा पढ़े कहीं भी हमने नहीं पढ़ा कि लो क्यूबॉइडल के अलावा कोई शेप हो। मतलब थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन इसमें बिल्कुल स्पिंडल शेप्ड सेल्स आ जाते हैं। इस कदर आपका कार्सिनोमा जो है वो एनाप्लेजिया होता है। कभी कभी आप अगर ये वाला मैंने आपको बताया था ना कि एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा खुद से भी अराइज कर सकता है और फॉलिकुलर और पेपिलरी से भी एनाप्लास्टिक बन सकते हैं। तो अगर फॉलिकुलर या पेपिलरी से बनेगा तो वो वेरिएंट थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, लेकिन आपको फॉलिकुलर कार्सिनोमा का या पेपिलरी कार्सिनोमा का थोड़ा बहुत बीच में स्ट्रक्चर मिलेगा और फिर वो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा में डेवलप होगा। लेकिन अगर ये डिनोवो बना है तो फिर जाहिर है वो सारे के सारे सेल्स आपको टोटली एनाप्लास्टिक मिलेंगे। और इसके जहां तक क्लिनिकल फीचर्स की बात है तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेटास्टेसिस भी बहुत ज्यादा कॉमन है। डिस्टेंट यानी हेमाटोजीनस स्प्रेड से डिफरेंट ऑर्गन्स में भी चला जाता है। लिम्फेटिक मेटास्टेसिस भी, और ये मैं बताया मोर्टेलिटी रेट इज 100%। ठीक है। अच्छा, फिर आता है मेडलरी कार्सिनोमा। अब जो मेडलरी कार्सिनोमा है, ये आपका मैंने जिस तरह आपसे पहले जिक्र किया था कि थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इट अराइज फ्रॉम पैराफोलिकुलर टी सेल्स। ठीक है, या सॉरी पैराफोलिकुलर सी सेल्स, क्योंकि आपका ये इसका ताल्लुक कैल्सिटोनिन से ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर T3 एंड T4 हार्मोन्स। और इसमें एक्सेसिव कैल्सिटोनिन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक सेल्स हैं जो पैराफोलिकुलर सी सेल्स हैं, जिससे मैंने आपसे कहा कि वो आपके फॉलिकल्स के साथ पड़े होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। और अगर उनकी एक्सेस हो जाएगी तो जाहिर उनका फंक्शन भी एक्सेस में होगा, कैल्सिटोनिन ज्यादा बनने लग जाएगी बॉडी में। और कैल्सिटोनिन के लेवल्स ही हमें बताते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स है थेरेपी से और कितना ट्यूमर है उसका प्रोग्नोसिस कैसा चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम न्यूरो एंडोक्राइन टाइप ऑफ ट्यूमर भी कहते हैं। इसको न्यूरो एंडोक्राइन कहने का मकसद ये है कि ये वाला जो ट्यूमर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कैल्सिटोनिन सिक्रीट नहीं करता, बल्कि कभी कभार ये आपके और तरह के हार्मोन्स भी सिक्रीट करने लग जाते हैं, जिसमें आपका सोमैटोस्टेटिन है, आपका सेरोटोनिन है, और इसके अलावा ना सिर्फ ये दोनों बल्कि वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड भी सिक्रीट करता है। अब ये जो वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड हो गया, ये सेरोटोनिन होगा, ये आपके एक तरह के वो वाले हार्मोन्स हैं विच आर न्यूरो एंडोक्राइन इन नेचर। तो इस वजह से इसको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर भी कहते हैं। मतलब ये आपके वो हार्मोन्स हैं जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इस ग्लैंड से कोई ताल्लुक नहीं है, इसके फंक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी इसका ट्यूमर जब बनता है तो वो ये सारे हार्मोन सिक्रीट करता है और इस तरह के फंक्शन आते हैं। आपकी वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, सोमैटोस्टेटिन वगैरह की वजह से पेशेंट को फ्लशिंग और डायरिया होने लग जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इस ट्यूमर में फीचर्स फ्लशिंग और डायरिया जैसे भी आते हैं। जैसे आपके एक आप समझ लें कि एलर्जिक या एनाफिलैक्टिक रिएक्शन के फीचर्स होते हैं ना, वैसे फीचर्स आने लग जाते हैं। इसीलिए इसको ये कहते हैं। और मैंने जैसे बताया कि कैल्सिटोनिन तो ये करना ही करता है सिक्रीट। उसके साथ इसकी ना जो मैक्सिमम केसेस होते हैं, लाइक 70% इसके जो केसेस हैं वो आपके होते हैं स्पोरैडिक इन नेचर। मैं आपको बताई थी कि ये फेमिलियल के ऑपोजिट नाम ही मेरे जहन में आया था। 30% केसेस इसके सिर्फ होते हैं जो फेमिलियल है यानी जेनेटिक इन एसोसिएशन है, और 70% ये स्पोरैडिक होता है। और आपने याद रखना कि अभी मैं आपको एंड ऑफ द चैप्टर में पढ़ाऊंगी कुछ आपके मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें आपके मल्टीपल एंडोक्राइन ऑर्गन्स खराब हो रहे होते हैं। उसमें ये मेडलरी कार्सिनोमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर औकात हुआ करते हैं, उसमें मैं दोबारा जिक्र करूंगी। अगर इसकी हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये दोनों तरह से आ सकता है, लाइक सॉलिटरी एक अकेला भी हो सकता है और मल्टी सेंट्रिक भी हो सकता है। आपका इसका एक एमसीक्यू आता होता है कि फेमिलियल मेडलरी कार्सिनोमास आर मोस्ट कॉमनली मल्टी सेंट्रिक इन नेचर। ये एमसीक्यू है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कि आपके जो फेमिलियल केसेस होते हैं यानी जो जेनेटिक केसेस की वजह से मेडलरी कार्सिनोमा राइज होता है वो ज्यादा मल्टी सेंट्रिक का मतलब होता है कि एक सिंगल नोड्यूल नहीं होगा, मल्टी नोड्यूलर टाइप होगा। तो वो इसकी करेक्टरिस्टिक एक तरह की फीचर है। ठीक है, अच्छा, अब जब आप उसको देखेंगे माइक्रोस्कोपिकली तो जाहिर है पैराफोलिकुलर सेल्स आपको बहुत एबंडेंट में मिलेंगे, पॉलीगोनल स्पिंडल शेप किसी भी तरह के सेल्स होंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत एक्सटेंसिव
मिलेंगे, और इन सेल्स के अंदर आपको कैल्सिटोनिन अंदर भी मिलेगा, और उसके साथ साथ जो आपका इन सेल्स का आसपास का पेरेन्काइमा होता है वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा कैल्सिटोनिन मिलेगा। मतलब आपको आराम से नजर आता है कि जो सेल्स है उनके साइटोप्लाज्म के अंदर भी कैल्सिटोनिन है और बाहर भी कैल्सिटोनिन है। उसके साथ साथ आपका यही जो कैल्सिटोनिन और इसके जो सेल्स हैं, इन्होंने जिस तरह हमने पहले पढ़ा था, आपको याद है हमने पढ़ी थी एक डिजीज एल्जाइमर, जो उसमें हम कहते हैं कि एबनॉर्मल अमाइलॉइड डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। अमाइलॉइड्स आर बेसिकली एबनॉर्मल प्रोटीन्स, एबनॉर्मल टॉप प्रोटीन्स टाइप एक चीज होती है। तो यहाँ पर भी ना, क्योंकि बहुत तेजी से सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है, तो एबनॉर्मल प्रोटीन्स यानी अमाइलॉइड्स डिपॉजिट हुए हुए आपको मिलते हैं। तो अमाइलॉइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डायग्नोसिस ऑफ मिडलरी कार्सिनोमा, आपने ये नाम हमेशा लिखना है। और उसके साथ साथ एक इसकी जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, जाहिर सी बात है सी सेल हाइपरप्लेजिया, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है ना कि ऑफ कोर्स सी बात है, ट्यूमरी पैराफोलिकुलर सी सेल्स का, तो सी सेल्स का ही हाइपरप्लेजिया होगा। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये बहुत डिफरेंट तरह से मैनिफेस्ट करता है। लाइक कभी कभार ऐसा होता है कि कैल्सिटोनिन का फंक्शन तो है ना कि इसने बोन्स में लेवल ऑफ कैल्शियम को ज्यादा करना होता है और ब्लड में कम करना होता है, ये तो चलो हो गया कैल्सिटोनिन का फंक्शन। लेकिन कैल्सिटोनिन के फंक्शन से ये मैनिफेस्ट नॉर्मली नहीं करता, बल्कि ये आपका डायरिया और फ्लशिंग के साथ पेशेंट को मैनिफेस्ट करता है शुरू में, क्योंकि इसमें सोमेटोस्टेटिन, वीआईपी और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं। तो इनकी वजह से इसमें बड़ी ही डिफरेंट तरह से एक्सप्रेशन आती है। कभी पेशेंट प्रेजेंट करेगा आपके पास तो उसे कोई फीचर नहीं होगा, सिर्फ एक थायराइड नोड्यूल के साथ प्रेजेंट करेगा। कभी प्रेजेंट करेगा तो उसको फीचर्स होंगे जो बोन में कैल्शियम के एक्सेस और ब्लड में कैल्शियम के लो होने की वजह से होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट तरह से कैंसर जो है आपका प्रेजेंट करता है। इन एनी केस यू हैव टू ट्रीट द कैंसर, जो भी सर्जिकल रिसेक्शन, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, व्हाटएवर इज नीडेड। यहाँ पर आपका थायराइड ग्लैंड का पोर्शन तो खत्म हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पहले पेनक्रियाटिक पोर्शन, ताकि उसमें हम डायबिटीज को कवर कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम बाद में एड्रीनल करेंगे, और उसके बाद हम पैराथायराइड पे आएंगे। अभी तक किसी कोई मसला हो कि नाज़मीन, थैंक यू।